हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइज आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 का ए पार्ट जो डिमांड एनालिसिस है। तो ऑलरेडी हम लोग ने चैप्टर को लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, तो उसमें हम लोग ने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था जिसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन मीनिंग ऑफ डिमांड कर लिया था और इंडिविजुअल डिमांड की चीज़ें पूरी हो चुकी थी। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मार्केट डिमांड कि मार्केट डिमांड होता क्या है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इंडिविजुअल डिमांड जो है वो एक सिंगल कंज्यूमर की बात होती है, या मतलब कोई भी एक सिंगल कंज्यूमर मार्केट में जाता है, कोई सामान खरीदता है। लेकिन जब हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, लाइक बहुत सारे कंज्यूमर मिलके मार्केट में जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें साथ में खरीदेंगे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप में जा रहा है, लेकिन जो इफ़ेक्ट है प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन है वो हमेशा इन्वर्स वो दिखाई देगा। यानी जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, जब भी डिमांड कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा। ये जो रिलेशन होता है ये रिलेशन हमेशा रहने वाला है। तो हम एक एक करके देखेंगे मार्केट डिमांड होता क्या है। मार्केट डिमांड क्या है? टोटल डिमांड ऑफ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर इन ए गिवन प्राइस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये होता है। तो आप जो इसके अंदर टेबल देख रहे हो, टेबल 3.2 मार्केट डिमांड का शेड्यूल, उसके अंदर देखिए कि प्राइस ऑफ कमोडिटी है जो कि 10 रुपया, 8 रुपया, 6 रुपया क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। उसी में अब जो क्वांटिटी ऑफ एक्स है, जो कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी खरीद रहे हैं, वो तीनों के तीनों कंज्यूमर का जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज होते चले जा रहा है। तो अगर आप बाद में ऐड करके लिखोगे तो वो भी ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। तो 30 से वो भी इंक्रीज होगा, तो 30 से 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90 क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस हमारा डिक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होते चले जा रहा है। उसके नीचे का जो एक्सप्लेनेशन है 3.2 का, वो उसी टेबल के बारे में बताया गया है कि उसके अंदर कैसे प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। और उसके नीचे जो आपका रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम का है, वो डायग्राम भी ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इस तरह से डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट टू राइट कैसे डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो डिमांड कर्व कैसे बनाना है वो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था आपको कि जब भी प्राइस धीरे धीरे करके डिक्रीज होते जाता है, डिमांड बढ़ते जाता है, इसके लिए डिमांड कर्व क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होते चले जाता है। तो आगे इसके ऊपर एक आपका अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन हम देखेंगे कि जो रीज़न क्या है। ये रीज़न क्या है कि डिमांड कर्व धीरे धीरे जो है स्लोपिंग डिमांड कर्व एज फॉलोस, मतलब जो भी आपका डिमांड कर्व है वो स्लोप पे क्यों जाता है, क्यों वो स्लांट होते चले जाता है। तो उसके अलग अलग रीजंस हैं। तो ऑलरेडी इसके अंदर आपके लिए 5 रीज़न दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके सारे रीज़न को डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनरली तो पूछा नहीं जाता बट आ सकता है। तो हम इसको कवर करना चालू करते हैं। तो पहला इसके अंदर है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम लोग ने जब मार्जिनल यूटिलिटी जब किया था तो हमने ये चीज़ देखा था कि किस तरह से जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो बेसिस फॉर डिमांड बन गया था। हम लोग ने बताया था जब डिमांड एनालिसिस का बेसिस ये बनेगा, यानी जब भी हम मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता था, जैसे जैसे हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना कंज्यूम करना चालू करते हैं, हमारा एमयू क्या होता है, हमारा एमयू धीरे धीरे डिक्रीज़ होते चले जाता है। तो एमयू डिक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे जैसे जैसे स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या हो रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। सेम उसी तरह से जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे हम क्वांटिटी कम डिमांड करते हैं, यानी यहाँ पे भी इन्वर्स रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। इसके लिए इसका पहला रीज़न जो है वो है डिमिनिशिंग ऑफ एमयू। व्हेन वी हैव सीन अ मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ इंक्रीज इन स्टॉक, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है वही चीज़ पैराग्राफ के अंदर लिखी है, एक बार पढ़ के देखो कि क्लियरली समझ में आ जाएगा। एंड वाइस वर्सा, देयरफॉर द कंज्यूमर टेंड टू बाय मोर व्हेन प्राइस फॉल्स। कंज्यूमर ज़्यादा खरीदते हैं जब प्राइस फॉल होता है। तो इसका सेकेंड पार्ट क्या है, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन प्राइस फॉल्स परचेस पावर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। जब भी किसी भी चीज़ का प्राइस गिरता है तो आदमी की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, यानी आदमी क्या करेगा, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चालू कर देगा। इंक्रीजेज विथ अनेबल देम टू बाय मोर कमोडिटी, ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को खरीदना चालू कर देता है। आगे उसका थर्ड पार्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, जब किसी एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल हो मार्केट में, जैसे कि आप चाय खरीद रहे हो, चाय के बदले आप कॉफ़ी ले रहे हो, ये क्या उसका सब्स्टिट्यूट है, उसके बदले वो चीज़ चल जाएगा, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
उससे कैसे डिमांड में चेंजेस आता है। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस द कंज्यूमर टेंड टू बाय मोर ऑफ सब्स्टिट्यूट लेस देन कमोडिटी। जैसे चाय और कॉफ़ी की बात करें, चाय का प्राइस बढ़ गया तो अब क्या करोगे, अब कॉफ़ी पीने लग जाओगे, यानी चाय के प्राइस के बढ़ने की वजह से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़े और दूसरे सब्स्टिट्यूट का डिमांड इंक्रीज हो जाए तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एक बार फिर से सुन लो, चाय का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी। आप लिख के रख लो इसे, चाय का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो है मल्टीपर्पज़ यूजेस। मल्टीपर्पज़ यानी एक से ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें। व्हेन कमोडिटी कैन बी यूज फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल नीड्स इट डिमांड विल राइज विद द फॉल इन द प्राइस। क्या बोलते हैं, कोई ऐसी चीज़ हो जो अलग अलग चीज़ों को यूज़ करने के काम आती रहे, इट डिमांड विल राइज विद द फॉल इन द प्राइस। जैसे जैसे उसका प्राइस घटेगा, जैसे हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी में लाइक जब भी हमारे बिल्स ज़्यादा आते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी चीज़ों के यूज़ करने के काम आती है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। एंड फॉल विद द राइज इन द प्राइस, जैसे जैसे प्राइस राइज होता है हम उसका यूज़ कम कर देते हैं। इसका जो फिफ्थ रीज़न है वो है न्यू कंज्यूमर। न्यू कंज्यूमर क्या होता है, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर्ड who can now afford a commodity, thus total demand for commodity increases with fall in the price। नए कस्टमर के केस में क्या होता है, commodity falls when new consumer class appears who can now afford a commodity। कोई न्यू कंज्यूमर आ गया और चीज़ों को वो खरीदने चालू कर सकता है तो क्या होगा, वैसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा प्राइस के कम होने के वजह से। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रीज़न थे जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों होता है डिमांड का, वो हम देख सकते हैं। आगे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। तो टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व देखेंगे, उसमें पहला है आपका डायरेक्ट डिमांड। तो इसमें टोटल 5 टाइप के डिमांड होते हैं। तो पहले हम देखेंगे डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड तो नॉर्मल डिमांड हो गया जो हमें पता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, डिमांड बाय द कंज्यूमर विच सेटिस्फाई देयर वांट। ये अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जब आप कोई भी चीज़ डिमांड करते हो तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिमांड। दे सर्व अ डायरेक्ट एज अ कंज्यूमर। जब डिमांड जो कंज्यूमर की जो भी डिमांड है वो डायरेक्टली अगर उसे पूरी कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिमांड कह सकते हैं। इसका एग्जांपल डिमांड फॉर क्लोथ, शुगर, जैसे ऑलरेडी एक कॉमन सी चीज़ है जो भी डिमांड करते हैं उसे हम डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। तो जो उसका फर्स्ट पॉइंट है, पहला टाइप है, वो काफ़ी अलग नहीं है, काफ़ी इजी है, देख लेते हैं। सेकंड क्या है उसका, इनडायरेक्ट डिमांड। अब ध्यान से सुनना, इनडायरेक्ट डिमांड होता है क्या, व्हेन डिराइव डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को डिराइव डिमांड भी कहा जाता है, प्लीज़ अंडरलाइन कर लेना, काफ़ी बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो इसको याद रखना। इट रिफर टू अ डिमांड फॉर द गुड्स विच नीड टू फर्दर प्रोडक्शन। आगे कोई और चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए आज अगर आप कुछ डिमांड करते हो तो उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट डिमांड। जैसे कि जब आप किसी मशीनरी का डिमांड करते हो क्योंकि उस मशीनरी से आपको अलग प्रोडक्ट बनाना है, तो वो जो मशीनरी आप डिमांड कर रहे हो ना उसको इनडायरेक्ट डिमांड कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब आप कोई रॉ मटेरियल लेते हो जिससे आप कोई और चीज़ बनाओगे, कोई भी रॉ मटेरियल लेते हो, जैसे कोई आपने टूल्स ले लिया, कोई ऐसी चीज़ ले ली जिससे आप कोई और चीज़ बनाने वाले हो, तो उस चीज़ की डिमांड इनडायरेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि उससे आप कोई और चीज़ बनाने वाले हो तो इसकी डिमांड क्या हो गई, इनडायरेक्ट। तो जैसे कैपिटल गुड्स हो गया, कोई भी कैपिटल हो गया तो उसे इनडायरेक्ट बोलेंगे, कोई भी मशीनरी हो गया तो इसे इनडायरेक्ट गुड्स बोला जाता है, इनडायरेक्ट डिमांड होता है वो। इनडायरेक्ट डिमांड ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। इट रिफर टू डिमांड फॉर द गुड्स विच नीड टू बी द फॉर द प्रोडक्शन। आगे प्रोडक्शन करने के लिए डिमांड फॉर द प्रोड्यूसर्स गुड्स। हेंस ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड। जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या है, लैंड जमीन, लेबर काम करने वाले लोग, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, और जो भी आपको मैंने बताया ऑलरेडी लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, जो भी आप चीज़, कोई भी पैसा जिससे आप फर्दर बिजनेस करने वाले हो, आगे जाके आप बिजनेस करने वाले हो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इट डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स, हैंस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है सबका सब क्या होता है, इनडायरेक्ट डिमांड होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम लोग लेते हैं कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए। आगे आपका कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, जिसे जॉइंट डिमांड भी कहा जाता है, पार्ट थर्ड है वो। व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट। जब कोई दो चीज़ आप
डिमांड करो साथ में अपने एक डिमांड को पूरा करने के लिए, कोई भी दो चीज़। जैसे आप चाय बना रहे हो तो उसमें शक्कर चाय पत्ती दोनों चाहिए आपको, तो आपकी टी की जो डिमांड है वो पूरी करने के लिए आपको शक्कर और चाय पत्ती दोनों की डिमांड साथ में करनी होगी, तो उसे बोलते हैं जॉइंट डिमांड। When two or more goods are demanded jointly to satisfy a single want, it known as complementary demand. For example, car and fuel. जैसे आपको कहीं जाना है तो आप कार डिमांड करोगे तो साथ में फ्यूल भी डिमांड करोगे ना, बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलेगी, बिना गाड़ी का पेट्रोल किसी काम का नहीं है, तो दोनों आप साथ में डिमांड करोगे तभी जाके आपका जो डिमांड है वो पूरा होगा। फोर्थ है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जिसे हम बहुत सारे अलग अलग यूज़ में लगा सकते हैं। Demand for the commodity which can be put in a several uses known as the composite demand. कोई भी ऐसी चीज़ की डिमांड जिसे हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं उसे क्या बोला जाता है? कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर द सेवरल यूजेस। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग यूज़ के लिए हम क्या करते हैं? डिमांड करते हैं और अलग अलग करते हैं। जैसे कि उससे हम फ़ैन चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, लाइट चलाते हैं, एक्सेट्रा। फिफ्थ जो है आपका उसको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव डिमांड। कॉम्पिटेटिव डिमांड क्या है? इट इज़ ए डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है, ऐसे गुड्स को बोला जाता है कॉम्पिटेटिव डिमांड। जैसे कि टी और कॉफ़ी ले लो, शुगर और गुड़, जैगरी ले लो। शुगर और जैगरी, गुड़ बोलते हैं मीठा होता है, तो शुगर और जैगरी और टी और कॉफ़ी ये दोनों क्या है? कॉम्पिटेटिव डिमांड के एग्जाम्पल है। तो गाइज़ ये जो इसके अंदर लिखा हुआ है काफ़ी इजी है, आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है, डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पाँचों का पाँचों टाइप जो डिमांड का आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो प्लीज़ इसको बुक में लिख लेना और अच्छे से एग्जाम्पल्स को याद कर लेना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।